ये श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये अक्टूबर महीने की मैगजीन है ना, विजन आईएएस की, करंट अफेयर्स की। आज शॉर्ट रिवीजन चलेगा। शॉर्ट रिवीजन में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अक्टूबर महीने की पूरी करंट अफेयर्स एक बार में रिवाइज करेंगे आधा घंटे में। जो पीछे डिटेल में पढ़ाए गए हैं, जो डिटेल में चर्चा की गए हैं, उन्हीं का जो है एक शॉर्ट एनालिसिस होगा। इसमें देखा जाएगा क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या प्रीलिम्स में आ सकता है, क्या क्या मेंस में आ सकता है, किससे इनसे कौन कौन से स्टैटिक टॉपिक इंपॉर्टेंट निकलते हैं, ये सब बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये बार आपको कई बार लगेगा कि आप खुद से ही सब कुछ पढ़ लेंगे। होता है ऐसा, ये जब हमारे साथ हुआ, जब सबके साथ हुआ, तो आपके साथ भी होगा कि लगेगा कि ये तो हम तो खुद ही कर लेंगे। लेकिन जब आप खुद करेंगे तो 2 दिन मन से करेंगे, तीसरा दिन नहीं मन से करेंगे। इसलिए श्रृंखला में जुड़े रहने की एक जो है ज़रूरत है आपकी। बाकी तैयारी करते रहिए, हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से एक शॉर्ट में दिख रहा है आपको ये वाला पॉइंट। अगर आपने डिटेल पढ़ा होगा तो इनसे कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस, देखिए जन योजना अभियान एक ये। अगर जन योजना अभियान आपने पढ़ा है तो आप कम से कम ये बात पता चलेगी क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें है। आपके पास कम से कम शॉर्ट नोट तो होनी चाहिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पीटी के लिए देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो है पीटी 365 आ ही जाएगा। ठीक है, निःशुल्क विधि सहायता, ये भी बहुत अच्छे डिस्कस होगा। डिटेल में डिस्कस करने का फ़ायदा यही होता है कि आप नाम देखते ही आपको पता चल जाएगा हाँ यार इसमें क्या क्या चीज़ था, क्या क्या इंपॉर्टेंट था, क्या क्या नहीं था। सूचना का अधिकार आरटीआई, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट, तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है आरटीआई, इसको मैंने हाईलाइट भी किया था। संक्षिप्त सुर्खियों में क्या क्या था, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों की व्यवहार्यता पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा। नागरिकता अधिनियम का धारा 6A, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। स्टेट में जाकर जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई देगा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू एक ये, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ। तो ये क्या है आपका आईटीयू। तो ये कुछ पॉइंट है जिस पर हम शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे, एक रिवीजन हो जाए ताकि क्योंकि बिना रिवीजन के चीज़ें सब बह जाएंगी। चलिए अब जैसे पॉइंट थोड़ा टाइम हम कम ही रखेंगे रिवीजन के लिए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि डिटेल में आपने देखा होगा, डिटेल में पढ़ा होगा। जैसे जन योजना अभियान, अभी जन योजना अभियान है किसके मंत्रालय के अंतर्गत है, पंचायती राज मंत्रालय। पहले तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्यों है, 25-26 के लिए है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। आपको ध्यान क्या रखना है, जीपीडीपीज ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसका उद्देश्य क्या है जन योजना अभियान का, ये इसका जो उद्देश्य था पंचायत के विकास से संबंधित योजनाओं, पंचायत के विकास, ये पॉइंट, पंचायत के विकास से संबंधित योजनाओं की तैयारी की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी, बस इतना ध्यान रखेंगे। कम से कम प्रीलिम्स वाले पॉइंट तो नहीं गलत होंगे। बाकी कब शुरुआत हुआ, देखिए 2 अक्टूबर 2018 को। ये कभी कभी स्टेटिक में पूछ लेता है, उसमें स्टेट में पूछ लेता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबकी योजना, सबका विकास, ये वाला टर्म्स देखिए ये तो आप ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी इस योजना के लिए छोटे मोटे पॉइंट आप देख ही रहे होंगे, है ना, कि पीडीआई क्या है। इधर देखिए ये कुछ आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 40 हमेशा मतलब इम्पोर्टेंट रहा है। स्टेट अगर आप दे रहे हैं तो स्टेट के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। आर्टिकल 40 डीपीएसपी है, क्या है इसमें, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में है। उसके बाद ये संशोधन देखिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है इसमें स्थानीय स्वशासन को जो है संवैधानिक वैधता प्रदान की गई थी। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रहे तो अच्छा है। उसके बाद देखिए ये अनुच्छेद 243G स्टेट वाला पोर्शन है। इसमें क्या है कि पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में मान्यता देते हुए उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने का अधिकार दिया गया है। यह कार्य संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध 29 विषयों पर के आधार पर किया जाना है। बस वैसे सिंपल, बस कुछ ज़्यादा खास नहीं, मतलब एकदम से रट डालेंगे। डिटेल पढ़े ही होंगे, इतना तो बताइए। अगर डिटेल भी नहीं पढ़े हैं फिर तो
समझ में नहीं आएगा कि कहाँ कहाँ से जा रहा है, छूट रहा है कहाँ कहाँ से, ऐसा लगेगा आपको खुद ही। बाकी ये सब जन भागीदारी का महत्व देख लीजिए, भागीदारी ये सब इम्पोर्टेंट जन भागीदारी, कुछ पॉइंट रहेगा मनरेगा वगैरह, है ना, ये इसमें डिस्कस हुआ है कि मनरेगा में जो ग्राम सभाएं न केवल योजना पर समस्या करती हैं, छोटी मोटी पॉइंट है बस। अब जैसे कि भागीदारी के प्रकार, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, भागीदारी की मेन स्किल कभी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अधिकार के तौर पर भागीदारी, प्रक्रिया के रूप में भागीदारी, भागीदारी एक लक्ष्य के रूप में, ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए इधर माई गवर्नमेंट साइट साथी 2.0, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट जैसे राष्ट्रीय, इसमें एक चीज़ और देखिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह SHGs, बस सिंपल, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जन भागीदारी चुनौती देखिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि 5 पॉइंट दिया गया ये, तो 4 पॉइंट 4 स्टेटमेंट दे देंगे या 5 स्टेटमेंट दे देंगे, फिर उसमें से कहेंगे कौन सा ये कौन सा गलत है, तो आपको छांटना पड़ेगा। तो यहाँ पर जन भागीदारी इसमें चुनौतियाँ देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या है कि स्थानीय सरकारों के पास आवश्यक धन और क्षमता का अभाव होता है, जटिल नौकरशाही प्रक्रिया होती है, विविध कार्यक्रमों में भागीदारी की गैर बाध्यकारी प्रकृति होती है, लोगों को शामिल करने के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन का अभाव होता है, और अतीत में असमान संरक्षक से ग्राहक संबंध से सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा मिलता है। तो ये कुछ 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट आप याद रखिए थोड़ा सा कम से कम, कि कभी मेंस में अगर ऐसे पॉइंट आते हैं लिखने के लिए तो आराम से कवर हो जाए। बाकी देखिए ये इसमें जो है आगे की राह में कुछ है कि जैसे कि आगे की राह ज़रूर याद रखिए, आगे की राह जो है ये जरूर याद रखिए, क्योंकि कभी कभी कुछ पॉइंट याद होने चाहिए। नीतियों का एकीकरण, स्थानीय शासन को मजबूत करना, तकनीकी एकीकरण, सामुदायिक क्षमता निर्माण, व्यवहार में परिवर्तन, ये कुछ पॉइंट है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आता है निःशुल्क विधिक सहायता। अब ये क्यों न्यूज में था, बस इतना पता होना चाहिए कि जेल में बंद कैदियों को जो है उनके बारे में बात हो रही है, जेल में बंद कैदियों को निःशुल्क और समय पर कानूनी सहायता, बस ये लाइन याद रखेगा, कम से कम ये तो पता रहे कि निःशुल्क विधिक सहायता चर्चा में क्यों था। उसके बाद अगर इसके बारे में बात कर लो, देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जारी मुख्य निर्देशों पर एक नज़र, इसमें क्या क्या था कि विधिक सेवा प्राधिकरणों को मजबूत करना। नालसा आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा जाकर के मैंने बताया, ये तो पहले बताया था, अब जरूर आपने पढ़ा होगा कि नालसा क्या है। नालसा नहीं पता, जाकर के एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के पढ़िएगा नालसा क्या है। उसके बाद कैदी विधिक सहायता क्लिनिकों की निगरानी संबंधी अधिकारों में वृद्धि करना, डाटा आधारित सुधार, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल यानी विधिक सहायता बचाव या वकील, जागरूकता पैदा करना, ये सब जो है कुछ पॉइंट है जो आपको मेंस लिखने में काम आएंगे। मेंस के पॉइंट यहीं से निकलते हैं, कहीं और से नहीं निकलेंगे। उसके बाद देखिए ये कि नियमित रिपोर्टिंग है ना, कि DLSAs और SLSAs, इसके बारे में चर्चा हुआ ही था। भारत में निःशुल्क कानूनी या विधिक सहायता के बारे में ये सब आप देखे ही होंगे। अब देखिए निर्णय, विधिक सहायता से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, अब ये याद रखिएगा, कभी कभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे MH होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य 1978, हुसनैरा खातून बनाम बिहार राज्य, या खत्री एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, या सुखदास बनाम संघ शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ हैं। अब इसमें क्या क्या है इसके बारे में डिटेल में चर्चा हुआ ही है। जैसे आर्टिकल 21 देख ही रहे हैं, कभी कभी पूछता है UPSC क्वेश्चन, ख़ास तौर से इस पर पूछेगा कि आर्टिकल 21 में क्या है, ये है कि नहीं है। आर्टिकल 19 दे देगा, 19 ये भी दे देगा, कभी कभी 21-22 दे देगा, इस तरह से देता है। तो आर्टिकल पे थोड़ा सा जो है निगाह बनाए रखिएगा कि आर्टिकल कम से कम वो न गलत होने पाए। बाकी देखिए यहाँ पर चर्चा किसका हुआ है, 39A का भी चर्चा हुआ है। अब ये 39A में क्या है, राज्य को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देता है। बस इतना याद रखेंगे तभी काम चल जाएगा। कभी कभी स्टेटमेंट के रूप पूछता है, कभी कभी ये आर्टिकल ही दे देगा, दोनों में से कुछ भी दे सकता है, तो थोड़ा सा ये भी क्लियरिटी होनी चाहिए। बाकी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम
ये तो आपको पता होगा 1976, बहुत अगर आपने पॉलिटी पढ़ा थी तो जरूर पढ़ा होगा। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 कब लागू हुआ था? 1995 में लागू हुआ था। सिंपल सी बात है, छोटा मोटा, बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं जाना इसमें। नालसा के बारे में देख लीजिए, नालसा के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। पहले ये पता होना चाहिए, अगर नालसा आता है मतलब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1987 में। इसका उद्देश्य क्या था नालसा का? नालसा का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और उचित विधिक सहायता, विधिक सेवाएं प्रदान करना, विधिक सेवाएं प्रदान करना, ये नालसा क्या है? उद्देश्य है। बाकी कार्य देख लीजिए, कार्य के बारे में डिटेल में चर्चा हुआ ही था, ठीक है। और इसके पात्र व्यक्ति के बारे में बस एक सिंपल छोटा मोटा पता होना तभी काम चल जाएगा। जैसे महिलाएं एवं बच्चे याद रखिए, कम से कम महिलाएं एवं बच्चे, ये वाला याद रखिए। SC STs के सदस्य, ये भी याद रखिए। औद्योगिक कामगार, मतलब कुछ छोटे मोटे पॉइंट याद होने चाहिए, क्योंकि जब आएगा ऑप्शन में तो आपको लगेगा कि ये सब कुछ है क्या, सब कुछ मार देते हैं, ऐसा कन्फ्यूजन होगा। बाकी सामूहिक आपदा, जाति हिंसा, जातिगत उत्पीड़न, बाढ़, ये सब पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा। बाकी इधर क्या है ये देख लीजिए कि निःशुल्क विधिक सहायता तक पहुंच से संबंधित मुद्दे। इसमें मुद्दे कौन कौन से हैं? विचाराधीन कैदियों के बीच अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव, एक ये। विधिक सहायता की खराब गुणवत्ता, है ना। विधिक सहायता के सीमित बजट के कारण अपर्याप्त पूंजी एवं संसाधनों का आवंटन, या जटिल पात्रता मानदंड और नौकरशाही संबंधी बाधाओं के कारण विधिक सहायता में देरी एवं अक्षमता, भौगोलिक दूरी तथा भाषाई बाधाओं और सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं के कारण हाशिए पर रहने वाले लोगों समुदायों के लिए इसका लाभ उठाने को कठिन है। छोटा मोटा, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ कि चलो कम से कम अगर निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं तो 3-4 पॉइंट पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं। बाकी ये देखिए कुछ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे आप देख लीजिए कि दिशा, टेली लॉ, न्याय बंधु जिसको प्रो बोनो कानूनी सेवाएं कार्यक्रम, न्याय मित्र कार्यक्रम, लोक अदालत, ये कुछ पॉइंट जो है आप हो सके तो ध्यान रखे रहिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। शब्द ही पूछ लेता है, इतना पता नहीं, शब्द भी पूछ लेता है, तो शब्द कम से कम क्लियरिटी रहनी चाहिए। बाकी आगे की राह देख लीजिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नीतिगत कार्यान्वयन, संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, जागरूकता पैदा करना, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, जेल रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता, बस सिंपल। बाकी देख लीजिए ये क्वेश्चन अगर आपको लगे कि हाँ नालसा से रिलेटेड कुछ है, जैसे सारथी 1.0, सारथी 1.0, तो ये देखिए नालसा से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, तो आप देख लीजिए अगर आपको ज़रूरत लगे। बाकी RTI अधिनियम, ये तो बहुत अच्छा डिटेल हुआ ही, मतलब कि डिस्कशन हुआ है, तो 20 साल पूरे हुए हैं इसके, जो कि 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। तो इम्पोर्टेंट पढ़ लीजिए इसको, रिवीजन जरूर कर लीजिए एक बार। इसमें मंत्रालय याद रखिएगा, मंत्रालय कौन है? कार्मिक, देखिए कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय याद रखिएगा। कभी कभी आदमी डाउट में जाता है, मंत्रालय ही डाउट में जाता है, तो ये थोड़ा सा। बाकी ये किसके जगह पर आया था ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। 2002 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 क्या जगह लिया था? कौन? RTI 2005, RTI अधिनियम 2005। और अधिनियम वगैरह पता ही होगा आपको, आर्टिकल 19, ये तो कई बार डिस्कस हो चुका है। बाकी RTI अधिनियम के प्रावधानों पर एक नज़र ये भी देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इधर देखिए सूचना के प्रकाशन या खुलासा प्रकटीकरण, ये ऐसे कुछ मामले हैं। ये देखिए ये वाला मामला, ये वाला पोर्शन, इसको थोड़ा ज़्यादा नहीं 2-4 पॉइंट याद रखिए कम से कम, है ना। धारा 8 की बात कर रहा है, तो कम से कम 2-4 पॉइंट याद रखिएगा, तो आसान होगा थोड़ा सा कि जब आप एग्ज़ाम के करीब पहुँचेंगे तो 2-3 दिन में जब रिविज़न करेंगे तो ये थोड़ा सा ना काम करेगा आपके लिए, कि एक बार 2 बार सरफरेंट कहाँ से देख लेंगे तो आसान रहेगा। बाकी अनुसूची के बारे में कुछ चर्चा है। अच्छा सर्टिन, देखिए सर्टिन आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ा होगा, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ा होगा, इसको नहीं पढ़ा तो ये मिलेगा, अगर आप PYQ देखिए, PYQ में आपको दिखेगा ये सर्टिन, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी
ये देखिए अनुच्छेद 32 और 2225, अनुच्छेद 32 225 किस लिए है? अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए है और 225 के लिए हाई कोर्ट के लिए है। रिट अधिकार अप्रभावित रहते हैं। बस इतना पता होना चाहिए कि रिट किसके लिए है, 225 किसके लिए है? हाई कोर्ट के लिए है। 232 किसके लिए है? सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये भी कम से कम बेसिक पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में मत जाइए, लेकिन बेसिक कम से कम पता होना चाहिए। उसके बाद इधर देखिए कि कुछ प्रावधान है, संशोधन है, ये सब आपने डिटेल में पढ़ाई होगा। डिटेल में नहीं पढ़ा है तो डिटेल में सब कुछ चल ही रहा, आप देखते रहिए। आरटीआई नियम का महत्व देख लीजिए। नागरिकों से सशक्तिकरण, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, भ्रष्टाचार को उजागर करना, नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन। बस थोड़ा सा ये भी आप देख रहिए। बाकी फिर देखिए मनरेगा की चर्चा हुआ ही है। मनरेगा वैसे भी क्वेश्चन में आता है बिना मतलब किसी के उसके रेफरेंस के ही, तो वैसे भी ध्यान रखिए इसको। बाकी चुनौती देखिए, चुनौती बताइए आपको, कुछ चुनौती आपको पढ़ते पढ़ते नहीं याद हो जाएगा, अपने आप ही याद हो जाएगा। जब आप पढ़ते रहेंगे, लेक्चर देखते रहेंगे, कुछ दिन बाद आपको यही पॉइंट बार बार दिखते दिखते याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे अब देखिए क्या है कि ये कार्यात्मक समस्याएं कुछ होती हैं, जैसे आवश्यक विलंब हो जाता है, कभी कभी अधिक संख्या में लंबित मामलों का अत्यधिक कार्यभार हो जाता है ना, कभी कभी वापस लौटाए गए मामले, विषम जेंडर संरचना, ये सब बस वैसे सिंपल पॉइंट कि हाँ मेंस में चलो कहते नहीं कुछ नहीं समझ में आता कॉपी भर देते हैं, तो कॉपी इसी तरह भरा जाएगा। ऐसा नहीं कि बेवजह कॉपी भर देंगे कि कुछ भी मन कर रहा है चलो लिख देते हैं, इधर उधर करके कॉपी भर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बाकी देखिए इधर संरचनात्मक मुद्दे कुछ हैं, प्रक्रियात्मक मुद्दे कुछ हैं। संरचनात्मक मुद्दे देखिए जैसे क्या है कि छूट की बात कर रहा है, लोक प्राधिकरण परिभाषा के बाहर की संस्थाएं, ये भी थोड़ा देखिए, संशोधनों के माध्यम से कमजोर होना, ये भी देखिएगा। प्रक्रियात्मक मुद्दे क्या क्या हैं? नौकरशाही की ओर से विरोध, गैर अनुपालन, जागरूकता और शिक्षा की कमी, ये कुछ पॉइंट भी ध्यान रखे रहिएगा। जब डिटेल में खूब पढ़ेंगे तब जाकर कहीं कुछ पॉइंट याद रहेंगे, सिंपल सी बात यही है। और जब कुछ पॉइंट याद रहेंगे वही आपका मेंस से बेड़ा पार करेंगे। अब सेकंड ईआरसी 50 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, अभी पढ़ते रहिए आराम। सेकंड ईआरसी कितनी बार पढ़ना, इसका शीर्षक क्या था? सूचना का अधिकार, सुशासन की मास्टर कुंजी। सेकंड ईआरसी आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, आपको इथिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा, आपको पॉलिटी में भी पढ़ना पड़ेगा, आपको गवर्नेंस में जो भी सब हैं यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस सोचते नहीं मन करा तो वही पढ़ लीजिए, 2 4 5 10 पॉइंट याद रखिए और कुछ करना नहीं है। बाकी पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति, विशेषज्ञों द्वारा रिकॉर्ड का उचित रख रखाव, अन्य कदम, ये भी पॉइंट आप जो है ध्यान रखे रहेंगे। बाकी आ जाता है किस पे? संक्षिप्त सुर्खियाँ। संक्षिप्त सुर्खियों में क्या क्या है? पहला पॉइंट क्या है? संक्षिप्त सुर्खियों देखिए, इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों की व्यवहार्यता पर सवाल उठाए। देख लीजिए किस पर? ग्राम न्यायालय का। अब आपको नहीं पता ग्राम न्यायालय कितनी बार मैंने आपको बता दिया, पढ़ भी लिए होंगे, जो लोग लगे हुए हैं वो पढ़े होंगे, जो नहीं लगे होंगे बात ही अलग। भाई विद्वानों की इस जर्नी में जरूरत नहीं है, ज़्यादा विद्वान लोग अपने आप ही अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारते हैं, ये बात आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। ज़्यादा समझदार लोग अपने आप में ही अपने पैर कुल्हाड़ी मारेंगे, फिर उसके बाद लगेगा अरे नहीं मैं तो बहुत बुद्धिमानी कर दिया था। बुद्धिमानी ऐसे ही होता। तो खैर ग्राम न्यायालय आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकट की प्रमुख चिंताएं क्या क्या हैं? जैसे देखिए राज्यों संघ शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों का गठन अनिवार्य है या नहीं, संसाधनों की कमी, उच्चतर न्यायपालिका पर कार्य बोझ का बढ़ना, उच्चतर न्यायपालिका पर कार्य बोझ का बढ़ना। उसके बाद पॉइंट क्या आता है कि ग्राम न्यायालयों की मुख्य विशेषताएं। अभी विशेषताएं में गठन क्या है, अधिकार क्षेत्र क्या है, विवाद समाधान प्रक्रिया क्या है, ये सब थोड़ा सा जो है पढ़े ही होंगे। नहीं पढ़े होंगे तब इसमें पढ़ाएंगे फिर तो उधर हो पूरा लेक्चर चला जाएगा एक ही लेक्चर में। उसके बाद देख लीजिए ये कि ग्राम न्यायालयों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है। ये तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभिक लक्ष्य जैसे कितना था 2500 ग्राम न्यायालय गठन करने का, लेकिन इसमें क्या हुआ कि 500 से भी कम गठित किए जा सके हैं। तथा वर्तमान में पूरे भारत में केवल 314 ही कार्यरत हैं। बस सिंपल सा पॉइंट आप जो ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे इसमें देखिए प्रगति दिखाई देती है। जब ग्राम न्यायालय की बात है तो बस इतना ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनमें कि प्रगति दिखाई देती है। बाकी उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ थोड़ा सा पिछड़ापन है, मतलब यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में इनका जो है कार्यान्वयन लगभग क्या रहा है? 0 रहा है, देख लिखा गया है।
तो बस सिंपल सी बात है। बाकी देख लीजिए कुछ पहल के ग्राम न्यायालय योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, ये भी थोड़ा सा आपको पता ही होगा। सर सब कुछ पता ही है तो फिर पढ़ना क्या है? नहीं नहीं, ऐसे डिस्कशन ऐसे ही होता है। डिस्कशन हम थोड़े करेंगे कि नहीं 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 आपको कुछ पता नहीं है, नहीं, जब पढ़ाए हैं हम तो पता होगा, सिंपल सी बात है। नागरिकता अधिनियम की धारा 6A सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ नागरिकता अधिनियम धारा 6, अब देखिए धारा 6A पढ़ लीजिएगा अगर नागरिकता का है ना, इसको बेहतर क्या करा है, बरकरार रखा है। बाकी ये टाइम लाइन याद रखिएगा, 1 जनवरी से 1966 से 24 मार्च 1971, ये पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, या आपकी हिस्ट्री में पढ़ाई होगा, ये भी थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ये आपका विदेशी घोषित करना, या मतलब अच्छा कुछ आर्टिकल हैं आपको पता होना चाहिए, मूल अधिकार कुछ हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, ये भी आपको पता होगा। धीरे धीरे ही चलिए, ज़्यादा तेज चलने वाले बहुत तेज भाग जाते हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, तो कभी कभी ऐसी गलतियाँ होती है, तो ऐसी गलती कभी मत करिएगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला है, देखिए नागरिकता के लिए कुछ नागरिकता प्राप्त करने के कुछ प्रावधान होते हैं, जो कि आप एम लक्ष्मी कानून में पढ़े होंगे कि देशीकरण या ऐसा कुछ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में कुछ पॉइंट है, जैसे कि जन्म से वंशानुक्रम यानी वंश, देशीकरण, रजिस्ट्रीकरण, पंजीकरण, सब पढ़े होंगे आप। बस एक सरसरी निगाह दिमाग में आपके चला जाना चाहिए, आधा घंटा में पूरा पूरा पॉलिटी जो दिमाग में एक बार गुजर जाना चाहिए आपके दिमाग से कि हाँ करंट अफेयर ये इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट था, ये हमको पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, क्या क्या जरूरी है, रिवीजन क्या क्या करना है, बचा क्या क्या है, जब आप पढ़ेंगे ताकि लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। जब भी लेक्चर देखिए तो लेक्चर देखने से पहले आपके पास एक पेपर होना चाहिए, और पढ़ते समय कम से कम मेन टॉपिक का लिस्ट होना चाहिए, बन जाए 4-5 टॉपिक आप एक आर्टिकल कम से कम निकाल लीजिए, 4-5-6 टॉपिक कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। इसी तरह से होगा पढ़ाई, बाकी कुछ तो आपको पता ही होगा सब। ऑपरेशन सर्च लाइट आपने पढ़ा ही होगा, देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। सर्च लाइट, ऑपरेशन सर्च लाइट है ना, कि बांग्लादेशी राष्ट्रवादी आंदोलन को रोकने के लिए। बाकी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू क्या है, ये तो हम देखिए 150वीं वर्षगांठ है तो इम्पोर्टेंट है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इम्पोर्टेंट, किससे रिलेटेड है? भारतीय डाक विभाग से। इतना ही पता हो तब भी काम चल जाएगा कुछ, है ना। ये तो इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता ही होगा कि भारतीय डाक विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है, ये बात आपको पता होगा, ये सब हाईलाइटेड चीज़ें हैं। बाकी यूपीयू के बारे में देख लीजिए कि इसका जो है स्थापना कब हुआ था, इसके सदस्य कौन कौन देख रहे हैं ना, 192 सदस्य हैं, जिसमें कि भारत भी जो है इसमें शामिल है। बस ये पता होना चाहिए कि भारत में यूपीयू में है, पता चला यही नहीं समझ रहा भारत यूपीयू में है कि नहीं है। और यूपीयू संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये भी क्लियर रहे, कभी कभी लगता नहीं है, पता नहीं होगा नहीं होगा। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसमें क्या है कि विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 नई दिल्ली में आयोजित की गई। बस सिंपल से, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं इसमें, है ना। तो आज हमको लगता है ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ITU के बारे में देख लीजिए कुछ, ITU के बारे में सदस्य कितने हैं? 93, मुख्यालय जिनेवा, बस वैसे सिंपली बात याद रखनी है। उत्पत्ति 1865 पेरिस में हस्ताक्षरित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ, अभी समय में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ की स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार बाद में बदलकर रखा गया था, ये पता होना चाहिए कि ITU जो है बाद में नाम बदला गया है। बाकी संयुक्त राष्ट्र की ये विशेष एजेंसी है किसके लिए? डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए। ये कुछ पॉइंट थे, उम्मीद है कि एक बार सरसरी निगाह दिमाग में अक्टूबर महीने की पूरी करंट अफेयर्स आपके दिमाग से गुजर चुकी होगी। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ते रहिए शेड्यूल के हिसाब से, अपने जो आपका शेड्यूल है आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर बढ़ाएंगे क्या शुरू करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संबंध होगा, फिर उसके साथ आएगा इकोनॉमी के बाद देखेंगे क्या क्या आता है, धीरे धीरे आराम से चलते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।